चलो शुरू करते हैं। आज के शीट में एम्प्लॉय अटेंडेंस विद सैलरी स्लिप बनाने वाले हैं, यानी एम्प्लॉय का अटेंडेंस शीट भी बनेगा और उसके साथ साथ उसकी सैलरी शीट भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से एक्सेल को ओपन करते हैं और ये एक्सेल ओपन हो गया है। आप लोग को मैं शेयर भी कर दिया हूँ स्क्रीन। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या लेना है, पहले लेना है सीरियल नंबर, फिर लेना है नेम, इसके बाद लेना है पोस्ट, डेजिग्नेशन बोल लो, पोस्ट बोल लो। इसके बाद लेना है डेट। ठीक है, और डेट जो लेने वाले हैं बिल्कुल अटेंडेंस शीट की तरह ही लेंगे। तो यहाँ पे डेट मेंशन कर दिया 2 और इसको ड्रैग कर लेंगे। अटेंडेंस शीट का बाकी लोगों ने रिपीट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने 31 तक ले लिया डेट, और डेज भी हम ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेरी आवाज़ क्लियर पहुँच रही ना आप तक? चलिए, ये जो है ना, ये डेज हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है अभिनीत को कि बॉक्स नहीं बना पा रहे नहीं। तो करना क्या है, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, माउस 31 तक ले जा रहे हो वो नहीं हो रहा सर। हाँ बेटा, उसको खींचना पड़ेगा बेटा। आपको बोला तो था मैंने कि एक माउस ले लीजिए। आपको खींचने में प्रॉब्लम हो रहा होगा लैपटॉप वाला माउस से। पापा ही नहीं खरीद। पापा को एग्जैक्ट प्रॉब्लम बताइए। पापा देखिए हम यहाँ पे स्टक हैं, जब उनको प्रॉब्लम को पता चलेगा ना तो ज़रूर सुनेंगे। और इतना बड़ा हाई अमाउंट का तो चीज़ है नहीं। ठीक है, तो उनको बताइए कि देखिए पापा ड्रैगिंग करते हैं तो हमें परेशानी होती है। आप बेफिक्र रहिए, आपका टच पैड ख़राब नहीं होगा, हम उससे भी कभी कभी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ड्रैगिंग करके उनको दिखाना, और नहीं तो फिर अगर लैपटॉप एक्सपर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। लैपटॉप में ड्रैगिंग के लिए क्या करना होता है बेटा, मैं थोड़ा शॉर्टकट बता देता हूँ कि अगर आप लैपटॉप में ड्रैगिंग करोगे तो आपको पहले लेफ़्ट क्लिक को दबाए रखना होगा, और लेफ़्ट क्लिक को दबाने के बाद आपको दूसरे फिंगर से, यानी इंडेक्स फिंगर नहीं, मिडिल फिंगर कह लो, आप लेफ़्ट की जो है इंडेक्स फिंगर से दबाओगे और ड्रैगिंग राइट फिंगर से करोगे, यानी मिडिल फिंगर जो है उसके इंडेक्स के राइट में उससे करोगे। और अगर आप ऐसा कर पाते हो तभी लैपटॉप से आप ड्रैगिंग कर पाओगे, अदरवाइज़ फिर आपको एक्सटर्नल माउस ले लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये मैंने ड्रैगिंग करके दिखाया। ड्रैगिंग करने के लिए क्या करना पड़ा, सबसे पहले 1 और 2 ये दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो, ये जब पतला वाला प्लस बन के आएगा ना यहाँ पे नीचे में, तो ड्रैग करना है। क्लियर है? ये मोटा वाला जो प्लस है इस पर ड्रैगिंग नहीं होगा। अभी जो माउस दिख रहा है आपको, ये मोटा प्लस दिख रहा है, नहीं स्ट्रॉन्ग है। अब इसको थोड़ा थीन करो। थीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पे एक एरो, यहाँ पे जाओगे बॉटम में, बॉटम राइट पे, यहाँ पे देखिए थीन हो जाता है ना माउस, और तब आपको ड्रैगिंग करना है। अब ये ड्रैगिंग हो गया। अब मुझे क्या करना है, ऑटो फिट करने के लिए कहाँ जाते हैं अभिराज? फॉर्मेट में जाएंगे, और फॉर्म में जाने के बाद ऑटो फिट कॉलम विड्थ को सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ से बॉर्डर को ड्रॉ कर देंगे और सेंटर ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसे भी बॉर्डर डाल देते हैं। बॉर्डर डालने के लिए यहाँ पे जाएंगे, सेंटर कर देंगे। अब पोस्ट को हमें लेना है तो पोस्ट को ऐसे सिलेक्ट करके मर्ज कर दोगे। नेम को भी हमें सेंटर में रखना है तो सेलेक्ट करके मर्ज कर दोगे। सीरियल नंबर को भी सिलेक्ट करके मर्ज कर दोगे। अभी पूरे लाइन हमें बोल्ड करना है तो यहाँ सेलेक्ट करके इसे बोल्ड दबा दो। कोई कलर अगर लेना हो तो आप यहाँ से फिल कलर से आप कलर ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, जो कलर आपको अच्छा लगता है ले सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप का कलर है, जो आपको पसंद है ले लीजिएगा। ठीक, तो ये तो हमने बना दिया, लेकिन अभी ये शीट कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हमें इसमें और क्या क्या कॉलम चाहिए। चूँकि अटेंडेंस शीट के लिए हम लोग इतना लिए थे, लेकिन अटेंडेंस शीट वाला में याद रखिएगा हमने पोस्ट नहीं लिया था, इस बार हम पोस्ट लेने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इस वाले शीट में हमने क्या बनाया था, इसके पीछे वाला शीट में हमने क्या बनाया था, अटेंडेंस शीट बनाया था। समझ गए? तो अटेंडेंस शीट जब बनाया था तो वहाँ पे क्या लिए थे हम लोग, क्या क्या लिए थे फील्ड में, क्या क्या लिए थे जी, कोई बताओ ज़रा।
अटेंडेंस शीट के फील्ड में क्या क्या था, वहाँ पे था सीरियल नंबर, नेम, है ना, डेट एंड डेज, ठीक है, ये सब था ना जी। और इसके बाद लास्ट में प्रेजेंट एब्सेंट, है ना, प्रेजेंट परसेंटेज, एब्सेंट परसेंटेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पोस्ट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सीरियल नंबर ले लेता हूँ, और सीरियल नंबर अगर मुझे एक से ज़्यादा चाहिए तो मैं 1 और 2 दो लिखूँगा, और इसके बाद ड्रैग करके 10 तक ले लूँगा, 10 तक ले लेता हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई हैंड का साइन दे रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, हैंड रेज कौन कर रहा है? सर कोई अदर आईडी से ज्वाइन हो रहा है, हर्ष कुमार। वो हर्ष बेसिकली खुशी है, खुशी और अभिराज सब आज एक ही जगह पे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेम में ले लेता हूँ, नेम में मैं ले रहा हूँ यहाँ पे हर्ष, अंकित, शिवम, गोपी, गीता, रीता, कविता, संगीता एंड शनि। ये मैंने कुछ एम्प्लॉय के नाम ले लिए, और एम्प्लॉय के नाम को भी मैं सेंटर में ले लेता हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप लोग, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये सेंटर में ले लिया मैंने। अब इनके पोस्ट मेंशन कर देता हूँ। तो टीना जो है सो क्लर्क है, हर्ष क्या है, टीचर है, और अंकित जो है स्टेनो है। बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं ले रहा हूँ, इसी पोस्ट को रिपीट कर देता हूँ। रिपीट करने का मतलब ये है कि शिवम है वो भी ये टीचर, और गोपी स्टेनो है, गीता है वो भी टीचर है, और रीता स्टेनो है, कविता जो है क्लर्क है, और संगीता भी क्लर्क है, और शनि भी क्लर्क है। आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे मैंने 3 टाइप का पोस्ट लिया है, एक क्लर्क लिया है, एक टीचर लिया है, और एक स्टेनो लिया है। इसके बाद डेट और डेज में मैं यहाँ पे कुछ नहीं डालना, तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज कर दोगे, ये खाली हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अब जैसे अटेंडेंस शीट में बनाया था वो सारा पी और ए वैसे ही भर लेंगे। तो यहाँ पे पी है ना, भर लेते हैं आराम से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे रैंडम पी और ए डाल देता हूँ, कहीं कहीं एल भी डाल देते हैं, एल फॉर लिव। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, रैंडम कॉपी कर लेना है और इसको पेस्ट कर लेना है। अगेन कॉपी पेस्ट, ठीक है, कॉपी पेस्ट, अगेन कॉपी पेस्ट, संडे छोड़ करके, ठीक है। ये रैंडम हमने ले लिया, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। ये हमने बना दिया अटेंडेंस शीट। अब मुझे इसमें और क्या क्या कॉलम ऐड करना है, तो बहुत सारे भी कॉलम ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर आ जाता हूँ, और सबसे पहले इस बॉक्स को मुझे मर्ज करना होगा। जैसे बॉक्स को ऐसे सेलेक्ट करोगे और यहाँ से मर्ज कर दोगे, सेंटर कर लोगे, और सेंटर करने के बाद यहाँ पे लिखना क्या है, बेसिक सैलरी। चूँकि अभी हम जो है एम्प्लॉय अटेंडेंस विद सैलरी स्लिप बना रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या क्या चाहिए होगा, बेसिक सैलरी चाहिए होगा। तो बेसिक सैलरी के लिए हम क्या करेंगे, बेसिक मुझे टॉप में चाहिए और सैलरी उसी के जस्ट नीचे, यानी एक ही सेल में मल्टी लाइन लिखना है। तो एक सेल में मल्टी लाइन लिखने के लिए अल्ट प्लस एंटर दबाओगे, माइक पे नहीं बोलेंगे कोई भी, अल्ट प्लस एंटर दबाएंगे, और अल्ट एंटर दबाने के बाद यहाँ पे सैलरी लिख देंगे, ठीक है। ये बेसिक, माइक को म्यूट कर दो विनीत। बेसिक सैलरी यहाँ पे ले लिया। इसके बाद क्या लेना है, पीएफ मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ पे ध्यान दो, फिर ये समझ में नहीं आएगा। पीएफ ले लिया, कितना % पीएफ देना है वो आप लिख सकते हो, और अगर आप नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलो मैंने पीएफ 5% ले लिया। पीएफ सभी को पता है, प्रोविडेंट फंड है ना, कंपनियां देती है। चलिए
इसके बाद पीएफ में क्या है, इसके बाद क्या है, पर डे इनकम यानी एक दिन की सैलरी, एक दिन की सैलरी। पर डे इनकम के बाद परजेंट, यहाँ से परजेंट निकालेंगे और इसके बाद क्या निकालना है, एब्सेंट निकालना है। सेम लाइक दैट, एब्सेंट निकालना है। लीव अगर आपको निकालना होगा तो आप लीव भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और इसके बाद वर्किंग डेज, वर्किंग डेज यानी कितना दिन उसने काम किया, वर्किंग डेज। सेम वैसे ही अल्टरनेटर मारेंगे, डेज। वर्किंग डेज कहने का मतलब कितना दिन उसने काम किया। वर्किंग डेज के बाद क्या है, टोटल सैलरी है, सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, टोटल सैलरी। किसी का माइक आवाज़ कर रहा है। टोटल सैलरी के बाद हाउस रेंट, जब बोलेंगे तभी माइक अनम्यूट करना है, बाय डिफ़ॉल्ट आप म्यूट में रहिए। और अगर आपको सुनाई में दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा, तो ही माइक आप अनम्यूट करेंगे। टोटल सैलरी के बाद क्या है, हाउस रेंट। हाउस रेंट बेसिकली मान के चलो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी मिलता है और प्राइवेट एम्प्लॉय को अगर मिल रहा है, अच्छी अच्छी कंपनी को देती है, कोई नहीं भी देती है, तो उस हिसाब से आप हाउस रेंट वगैरह जो है ना जोड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इसके बाद इन हैंड सैलरी, मतलब सब कुछ देने के बाद मान के चलिए कितना आपको मिला, कितना बचा, तो कितना बचा यानी दैट इज़ इन हैंड सैलरी, इतना आप घर लेके जाओगे। ठीक है, अब ये सब सारी चीज़ें निकालना है। तो एक बार इसको मैं बॉर्डर यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ और बॉर्डर करने के बाद अब यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। सेम ऐसा ही कलर डालेंगे यहाँ पे। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर लेना होगा और इसे यहाँ से ऐसे पेंट कर देना होगा। ये देखिए, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, तो कोई नहीं, मैं यहाँ से जा कर के इसे क्लिक कर देता हूँ, अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, सेम कलर, राइट। बोल्ड का थोड़ा प्रॉब्लम है तो कोई नहीं, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल भी दबा देते हैं, बोल्ड हो जाएगा। अब ये शीट जो है ना, जिसमें सीरियल नंबर, नेम, पोस्ट, डेट एंड डेज, इसके साथ बेसिक सैलरी, तो मैं यहाँ पे बेसिक सैलरी जो है वो रख रहा हूँ किसी का 40,000, ठीक है, और किसी का 35,000 और किसी का 34,000। अब मान के चलो, अब मान के चलिए कि यहाँ पे क्लर्क जो है, पोस्ट सेम है लेकिन सैलरी अलग अलग हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। किसी की परफॉर्मेंस अगर अच्छी होगी तो थोड़ी पोस्ट भी सेम रहने पर सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है। तो इस हिसाब से जो है ना, मैंने यहाँ पे सैलरी को डिफाइन कर दिया है। माइक से आवाज़ आ रही किसी की, गड़गड़ाहट सी आवाज़, बंद कर लो बाबू। 40,000 एंड 25,000, 45,000। तो इस प्रकार से हमने बेसिक सैलरी को डिफाइन कर लिया। ये एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय यानी कर्मचारी हैं। आप इसको नेम की जगह एम्प्लॉय नेम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया एम्प्लॉय नेम, पोस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक सैलरी तो डिफाइन कर लिया, अब पीएफ निकालना है। आप लोग में से कोई भी बता सकता है कि अगर बेसिक सैलरी 40,000 है और पीएफ 5% देना है तो क्या इसका फॉर्मूला लगेगा। सोच करके बताइए आप लोग, अगर आवाज़ हमारी क्लियर जा रही है अब तक तो, कि बेसिक सैलरी अगर 40,000 है तो उसमें 5% हमको पीएफ निकालना है। 5% समझ रहे हैं ना, 40,000 का 10% कितना हो गया, 400 हो गया। तो 5% कितना होगा, नहीं 4,000 हो गया, तो 5% कितना हो गया, 2,000 होगा, नहीं होगा। लेकिन ये फॉर्मूला से कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला से निकालने के लिए इज इक्वल टू 40,000 लेंगे और यहाँ से 5% से मल्टीप्लाई कर देंगे, लाइक दैट। अगर आप 5% से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 40,000 का 5% कितना आएगा, 2,000 आएगा। आ गया ना।
तो इस तरीके से सभी का अगर आप निकालोगे तो सभी का निकल जाएगा, है ना। आपको बता ही चुका हूँ, एक्सेल काफ़ी स्मार्ट है। ड्रैग करोगे तो सबका फॉर्मूला एक बार में निकल जाएगा। किसी को कोई परेशानी है? नैतिक, अभिनीत, खुशी, अविराज, शिवम, गीता, किसी को कोई परेशानी पीएफ निकालने में? नो सर। सब क्लियर है? पीएफ निकलना आ गया। अब कई बार क्या Yes, होता है sir. बेटा कि कंपनी 5% की जगह 10% भी दे देती है, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप Yes. 10 लिख दोगे और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10% पीएफ निकल के आ जाएगा। अब पर डे इनकम निकालना है। पर डे इनकम का मतलब क्या हुआ? एक दिन की सैलरी। अगर 40,000 बेसिक सैलरी है, अब पूरी शीट हम 31 डेज़ का बना रहे हैं, तो 40,000 में 31 से डिवाइड करोगे तो एक दिन की सैलरी निकल जाएगी, नहीं निकलेगी? बताओ ज़रा। यस सर। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाले, फॉर्मूला लगाने के लिए इज इक्वल टू का प्रयोग करेंगे। इक्वल टू बेसिक सैलरी लिया और कितने से डिवाइड किया? 31 से। तो एक दिन का सैलरी बनेगा नहीं बनेगा? किसी की सैलरी अगर महीने की 60,000 है तो एक दिन की सैलरी कितनी बनेगी? उससे डिवाइड कर दोगे पूरे महीने दिन से। तो हमने जो महीना लिया उसमें कितने डेज लिया है? 31 लिया है ना। तो हमें 31 से डिवाइड करना चाहिए या 30 से करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंथ होते हैं जो 30 के डेज का भी होते हैं, 28, 29 डेज का भी होते हैं। ज्यादा होता है। तो 31 क्या किया गया कि 31 जो है, चूँकि शीट हमारा 31 डेज का है, तो जब शीट हमारा 31 डेज़ का है तो उस हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। ऐसे मैक्सिमम कंपनी क्या करती है कि एवरेज निकाल लेती है, 30 से डिवाइड कर देती है उस हिसाब से, क्योंकि सब मंथ्स जो होते हैं वो 31 के होते हैं और शम जो होते हैं 28 एंड 29 डेज़ के होते हैं, तो वो 30 से डिवाइड करती है। बट मैं यहाँ पे 30 से डिवाइड नहीं करने वाला हूँ, मैं 31 से डिवाइड करूँगा। तो 31 से जब डिवाइड किया तो देखो सैलरी बन करके आया एक दिन का 1290 रुपया और समथिंग पैसा। यानी कहने का मतलब अगर किसी की 40,000 सैलरी है तो एक दिन की सैलरी कितनी बनी? 1290 पॉइंट समथिंग। अब इसको सबको अगर निकालना पर डे की सैलरी, तो पर डे का सैलरी देखिए सबका निकल गया। जिसकी सैलरी 45,000 है उसका कितना निकला एक दिन की सैलरी? है ना 1451, है ना 1451। उसी प्रकार से थोड़े पॉइंट के बाद जो है ना, मैं चाहता हूँ कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट से ज़्यादा डिजिट नहीं आना चाहिए। फिलहाल अभी किसी में 3 डिजिट से आ जा रहा है पॉइंट के बाद, किसी में 4 डिजिट से आ जा रहे हैं। तो करना क्या होगा, आपको पर डे इनकम को सिलेक्ट करना होगा और इसके अगर आपको पॉइंट के राइट साइड वाली वैल्यू को कम करना है तो आप सीधे यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे जाने के बाद इसकी पॉइंट को कम कर लोगे। अब आप देख सकते हो कि अब जो हमारी पर डे इनकम है उसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। कितने हैं? 2 है। कैसे निकाला पर डे इनकम? बेसिक सैलरी में, देर सुनिए ध्यान दीजिए, बेसिक सैलरी में कितना से डिवाइड किया? 31 से। क्यों किया? क्योंकि जो शीट बनाया गया है ये 31 डेज़ का बनाया गया है। अगर 30 का होता तो फिर हम 30 से डिवाइड कर लेते, 28 का होता तो फिर हम 28 से डिवाइड कर लेते, 29 का अगर मंथ होता तो 29 से डिवाइड कर लेते। चूँकि ये 31 का मंथ है तो 31 से डिवाइड किया और जो भी सैलरी निकल करके आया है वो एक दिन की सैलरी है। मान के चलो टीना जो है उसकी सैलरी 40,000 महीने की, तो एक दिन की कितनी बनेगी? 1290। हर्ष है उसकी सैलरी है 35,000, तो एक दिन का 1750 बनेगा। सनी की सैलरी 45,000 है तो एक दिन का 1451 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो इस हिसाब से सबकी एक दिन की सैलरी निकल के आ गया। प्रजेंट और एब्सेंट तो आपको पता ही है, मैं अटेंडेंस शीट में बताया था कि प्रजेंट निकालना कैसे। तो प्रजेंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? इज इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और यहाँ से अटेंडेंस शीट में जो फर्स्ट रो का जो रिकॉर्ड है वो आप सिर्फ सेलेक्ट करोगे और इस सिलेक्टेड रो में से मुझे सिर्फ पी निकालना है, क्योंकि जिस रो को अभी मैंने सेलेक्ट किया है वो रो में पी और ए दोनों अवेलेबल है, बेशक और एल भी है। तो मुझे सारी वैल्यू नहीं निकालनी है, मुझे क्या निकालनी है? सिर्फ पी। तो अगर सिर्फ पी निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कॉमा दे करके डबल कोट के अंदर पी लिख देना होगा। ये क्राइटेरिया है, कंडीशन है कि मुझे प्रेजेंट तो निकालना है बट सिर्फ पी वाले को ही काउंट करना है प्रेजेंट में, ए वाले को एब्सेंट में काउंट करना है, एल वाले को लीव में काउंट करना है। तो मैंने क्या फॉर्मूला लगाया था?
काउंटिफ, आज भी लगाया और उस दिन भी लगाया था। काउंटिफ एक ऐसा फॉर्मूला है जो काउंट तो करता है बट शर्त के हिसाब से करता है। कैसे करता है? शर्त के हिसाब से। सिर्फ काउंट अगर आप लगाते तो टोटल काउंट करके दे देता, लेकिन हमने क्या काउंट किया कि भाई उसमें तो पी भी है, ए भी है, एल भी है, तो मुझे बाकी सारी चीज़ें नहीं चाहिए फ़िलहाल भी, मुझे सिर्फ पी चाहिए यानी प्रेजेंट चाहिए। तो फिर काउंटिफ ने क्या कहा कि कोई बात नहीं, आप स्टार्टिंग का रेंज डाल दो और रेंज डालने के बाद कॉमा दे करके पी डाल दो। अब जैसे ही कॉमा डाल करके पी डालते हो तो एक दिन जो है प्रेजेंट यानी टोटल प्रेजेंट कितना रहा, ये कौन? टीना। टोटल टीना जो है 12 डेज प्रेजेंट रही है, बाकी संडे उंडे अलग है, उसका भी हिसाब करते हैं। अब्सेंट कितना दिन हुई है ये, है ना। अब्सेंट के लिए भी क्या फॉर्मूला लगाइएगा? सेम फॉर्मूला, इज इक्वल टू काउंटिफ। क्या लिखिएगा? इक्वल टू काउंटिफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब अब्सेंट निकालना है तो सेलेक्ट करोगे फर्स्ट रो उसी प्रकार से जैसे आपने फर्स्ट टाइम सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पे क्या करोगे? सेलेक्ट कर दिया, रेंज ले लिया, अब डबल कोट के अंदर ए डाल दिया, डबल कोट के अंदर ए डाल दिया, ये अब्सेंट निकल के आ गया। तब भी अगर आप अब्सेंट और प्रेजेंट काउंट करो तो क्या टोटल 31 डेज बन रहा है? नहीं बन रहा है, क्योंकि 12 + 13 कितना होता है? 25 होता है। यस या नो? लेकिन टोटल कितने डेज है हमारे पास? 31 है। तो 25 अगर मान के चलो किसी महीने में अगर 4 संडे है तो भी अगर ऐड कर देता हूँ तो 29 ही बनता है। 2 और कहाँ मिसिंग है, तो हो सकता है 2 दिन का लीव लिया होगा। चलो लीव भी निकाल देते हैं। लीव के लिए भी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सेम, इज इक्वल टू काउंटिव। ध्यान क्या रखना है आपको कि जब भी एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाओगे तो सबसे पहले ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, सॉरी सबसे पहले इक्वल टू देना पड़ेगा, तब इसके बाद फंक्शन का नाम दोगे और इसके बाद फिर ब्रैकेट स्टार्ट करोगे। क्लियर है सभी को? अब मैं यहाँ पे लीव ले रहा हूँ। लीव लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे से सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद कॉमा डाल करके एल डाल दीजिए, कॉमा डाल करके एल डाल दीजिए। ये देखिए इसका 2 दिन का लीव था, ये 2 दिन गड़बड़ा रहा था ना। बोलो 2 दिन कैसे गड़बड़ा रहा था? क्योंकि 4 तो संडे हो गया है ना, 13 एब्सेंट, 13 और 17, 13 और 4 17 और 12 29 और 2 लीव 31 हो गया ना। हर एम्प्लॉय को अगर आप प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव तीनों कैलकुलेट करोगे तो आपको टोटल 31 डेज का रिकॉर्ड मिल जाएगा। इतना क्लियर है बच्चे आप लोग को लीव तक? कोई परेशानी किसी को? खांसी जुकाम वाले गर्म पानी पिया कीजिए, अदरवाइज परेशान हो जाइएगा फिर पूरे ठंड में। बताइए जरा आप लोग, प्रेजेंट एब्सेंट लीव में कहीं कोई परेशानी किसी को? नो सर। ऑल क्लियर है? पर डे इनकम भी निकाल दिया, पीएफ भी निकाल दिया, बेसिक सैलरी तो खुद से डिफाइन किया गया, वो तो किसी का भी कितना भी हो सकता है। अगर मान के चलो नेक्स्ट टाइम अगर आप बेसिक सैलरी को चेंज कर देते हो तो क्या इसके लीव और एब्सेंट और प्रेजेंट में कोई अफेक्शन होगा? कोई अफेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर आप बेसिक सैलरी बढ़ा भी देते हो तो उस हिसाब से उसका पीएफ बन जाएगा और उसी हिसाब से उसका एक दिन का सैलरी निकल जाएगा। चलिए अब क्या करना है? वर्किंग डेज निकालना है कि भाई एम्प्लॉय ने काम कितना किया। प्रेजेंट तो वो 12 दिन है, ठीक है। तो अब वर्किंग डेज निकालने के लिए क्या करोगे बताओ जरा? वर्किंग डेज निकालने के लिए क्या करिएगा सर, कोई बताएगा? वर्किंग डेज निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? इज इक्वल टू कितने दिन की महीना है ये? 31 का। तो क्या लेंगे? 31 माइनस, किसको माइनस करेंगे? एब्सेंट को, और प्लस किसको करेंगे? लीव को। कि माने माइनस ही होगा लीव ना, माइनस क्या करेंगे? लीव को। ठीक है, इसने 15 दिन काम नहीं किया तो काम किया कितना? 16 दिन।
बोलो 16 दिन इसका वर्किंग डेज क्यों बना? किसी के माइक से साउंड आ रही भाई, माइक से साउंड नहीं आना चाहिए। अभिनीत की माइक से साउंड आ रही है क्या? अभिनीत माइक म्यूट करो, बहुत शोर आ रही है आपकी माइक से, आना नहीं चाहिए। कभी भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करो बेटा तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि आसपास कोई शोर नहीं मचाना चाहिए, ठीक है? ऑनलाइन क्लास को आप डिसिप्लिन में लिया कीजिए। अभी हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं, बट ऑनलाइन क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ठीक है? ऑफलाइन में नहीं है कि मैं यहीं से डांट दूँ कौन भाई बदमाशी कर रहा है। अब मुझे दिख नहीं रहा है कैमरे के पीछे कौन बदमाशी कर रहा है, ठीक है? तो चलिए अब ये बताइए, खुशी वर्किंग डे समझ में आया? अविराज आप लोग को क्लियर है? आवाज़ जा रहा है यहाँ से? कहीं कोई परेशानी तो नहीं? शिवम कोई है लाइन पे? है सभी लोग गोल हैं जी? वर्किंग डेज कैसे निकल कर के आया? मैंने क्या किया, इज इक्वल टू 31 लिया, माइनस अब्सेंट किया और माइनस लीव ले लिया, यानी 31 डेज का मंथ था, उसमें हमने अब्सेंट और लीव दोनों को माइनस कर दिया। तो कितना दिन काम किया गो टीना ने? 16 डेज। क्यों? क्योंकि 12 तो उसका प्रेजेंट है और उसका 4 संडेज, क्योंकि संडे को ही पेमेंट मिलेगा उसका, संडे का तो पेमेंट कटेगा नहीं क्योंकि काम उसने किया है, ठीक है? अब टोटल सैलरी कैसे निकल के आएगा? इक्वल टू वर्किंग डे इनटू पर डे इनकम। महीने में 31 दिन था जिसमें 13 दिन तो अब्सेंट ही रही, वो 2 दिन छुट्टी और ले ली, ठीक है? तो काम कितना दिन की? 16 दिन की। एक दिन की सैलरी उसकी कितनी है? 1290 रुपये 32 पैसा। उस हिसाब से आप 16 दिन की सैलरी निकालने के लिए क्या करोगे? उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, नैतिक गुना कर दोगे, और जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 20,645 टीना को ये सैलरी मिलेगा। लेकिन टीना ये सैलरी लेके घर नहीं जाएगी, देखो कौन सी सैलरी लेके जाती है। अभी तो इसकी टोटल सैलरी ने बना यहाँ पे। अब हाउस रेंट इसको देना है क्राइटेरिया बेसिस पे, कि जो क्लर्क है उसको 2000 मिलेगा हाउस रेंट, अस्टेनो को 2500 मिलेगा, टीचर को 3000 मिलेगा। तो यहाँ पे इज इक्वल टू इफ लगाओगे और यहाँ से पोस्ट ले लोगे कि अगर ये क्लर्क है तो इसको मिलना चाहिए 2000। फिर इफ लगाओगे, पोस्ट लोगे, अगर ये स्टेनो है तो इसको मिलना चाहिए 2500, और इसके नीचे मान के चले टीचर है तो उसको मिलना चाहिए 3000। अब इनके अलग अलग पोस्ट वाइज हाउस रेंट मिल गया। आप सैलरी वाइज भी लगा सकते हो हाउस रेंट की, जिसकी 40,000 से ऊपर सैलरी है उसको 4000 मिलना चाहिए हाउस रेंट, जिसकी सैलरी 20,000 से नीचे है उसको 2000 मिलना चाहिए। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। अभी जो हमने हाउस रेंट निकाला किसके बेसिस पे निकाला? पोस्ट के बेसिस पे, कि अगर क्लर्क हो तो उसको 2000 मिलना चाहिए, टीचर को 3000 मिलना चाहिए, और स्टेनो को 2500, और मिला भी ऐसे ही है। फर्स्ट रो में देखो क्लर्क है टीना, हर्ष टीचर है और अंकित स्टेनो है। ऊपर सबसे पहले 2000 मिला, टीचर को 3000 मिला और स्टेनो को 2500 मिला, क्योंकि हमने क्राइटेरिया ऐसा लगा रखा है, कंडीशन ऐसा लगा रखा है। एक बार फिर से दोहराता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ से पोस्ट का फर्स्ट वैल्यू लेंगे और इक्वल टू देंगे क्लर्क। अगर ये क्लर्क है तो 2000, फिर इफ कंडीशन लेंगे, और अगर ये स्टेनो है तो 2500, और थर्ड वाले पे कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि थर्ड वाले तो आपको ऐसे ही आ जाएगा, बस खाली अमाउंट डाल दीजिए, ठीक है? अब जो क्लर्क है उसको 2000 मिल गया, टीचर को 3000 और स्टेनो को 2500, अलग अलग हाउस रेंट मिल गया।
अब इन हैंड सैलरी कैसे निकलेगा, क्योंकि ये तो टोटल सैलरी निकल करके आया, जो अभी आपको दिख रहा है वो क्या है, टोटल सैलरी है। हाउस रेंट आपको दिख रहा है, बेसिक सैलरी आपको दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, इन हैंड, यानी टीना को मिलेगा कितना। तो अभी क्या करना है, देखिए इन हैंड सैलरी के लिए क्या करिएगा, इक्वल टू टोटल सैलरी प्लस हाउस रेंट, क्योंकि हाउस रेंट उसके टोटल सैलरी में ऐड हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, पीएफ। पीएफ उसको हैंड टू हैंड उसी टाइम नहीं मिलेगा, पीएफ कट जाएगा। तो सैलरी कितना लेके घर जाएगी, 20,645 रुपया, ठीक है, क्योंकि 5% उसको जो है पीएफ कट गया है। सब अलग अलग सैलरी लेके जाएगा। गोपी 15,806 रुपये उसका टोटल सैलरी हो रहा था, तो 17,056 रुपये लेके जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से बाकी जो भी अलग अलग एम्प्लॉय हैं, हर्ष है, अंकित है, शिवम है, सब की ये जो इन हैंड सैलरी होगा यही घर लेके जाएंगे, यानी आपकी अकाउंट में जो है वही पेमेंट आएगा, इन हैंड सैलरी वाला। कैसे कैसे निकला, एक बार दोबारा दोहरा दूं, रिपीट कर दूं, ध्यान दीजिएगा। ये बेसिक सैलरी हमने डिफाइन कर लिया, पीएफ हमने 5% लगाया, पर डे इनकम के लिए बेसिक सैलरी में 31 से डिवाइड कर दिया, प्रेजेंट के लिए काउंटिव का फॉर्मूला लगाया, अब्सेंट में काउंटिव का फॉर्मूला लगाया, लीव में भी काउंटिव का फॉर्मूला लगाया, वर्किंग डे निकालने के लिए 31 माइनस अब्सेंट माइनस लीव, ये है फॉर्मूला। क्योंकि वर्किंग डेज निकालना है, वर्किंग डेज कहने का मतलब महीना में कितना दिन काम किया गया, तो उसके लिए आपको टोटल डेज ऑफ दैट मंथ माइनस अब्सेंट और माइनस लीव करना होगा। इसके बाद जो डेज बच गए वो हो गए वर्किंग डेज, क्योंकि बेशक वो 12 दिन का जो अपना जॉब किया हो, लेकिन 4 संडे भी तो है, तो 12 4 16, टोटल उसकी कितने दिन की सैलरी बनेगी, 16 दिन की। क्यों बनेगी, क्योंकि 16 दिन वो ड्यूटी पे था, ठीक है। अब इसके बाद वर्किंग डेज निकल गया, टोटल सैलरी कैसे निकलेगा, एक दिन की सैलरी निकालने के लिए हमने क्या किया था, बेसिक सैलरी में 31 से डिवाइड कर दिया था। अब एक दिन की सैलरी जितनी भी है उसमें वर्किंग डेज से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी जितना भी नंबर ऑफ डेज उसने काम किया उसमें अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो निकल के आ जाएगा टोटल सैलरी। अब हाउस रेंट देना है तो वो आपके पास 2 केस है कि आप हाउस रेंट उसके सैलरी के बेसिस पे देना चाहते हो या उसके पोस्ट के बेसिस पे देना चाहते हो। तो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है या कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि वो हाउस रेंट किस बेसिस पे देना चाहती है, पोस्ट के बेसिस पे या सैलरी के बेसिस पे। तो हमने जो हाउस रेंट लगाया है ये पोस्ट के बेसिस पे लगाया है, यानी डेजिग्नेशन के बेसिस पे लगाया है। हमने यहाँ पे 3 कंडीशन लगाया कि अगर ये क्लर्क पोस्ट हो तो उसे 2,000 पर मंथ का हाउस रेंट मिलेगा, अगर स्टेनो हो तो 2,500 का मिलना चाहिए, और 3 जो टीचर है उसको 3,000 मिलना चाहिए। तो ये हमने कंडीशन लगा दिया और उस कंडीशन पे आपके सामने हाउस रेंट आ गया। तो हाउस रेंट जो निकल कर के आया ना, जिसको HRA बोलते हैं, HRA का फुल फॉर्म क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस। DA का फुल फॉर्म क्या होता है, DA चूँकि महंगाई होता है, डेयरनेस अलाउंस। TA का ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है। अलाउंस कहने का मतलब कंपनी की तरफ से जो आपको फिजूल खर्च करने के लिए मिल रहा है, जैसे एक सैलरी तो आपका वेतन हो ही गया, उसके अलावा आपको मिल रहा है काफ़ी सारी चीज़ें। तो मैंने हाउस रेंट को क्या किया, टोटल सैलरी के साथ जोड़ दिया और पीएफ को घटा दिया, बाकी जो सैलरी निकल करके आया वो इन हैंड सैलरी आ गया, यानी यही सैलरी लोग ले करके जाएंगे। दिस इज द टेक अवे सैलरी, जिसे आप घर लेके जा सकते हो, कुछ जो कर सकते हो, आपको जो करना है करो। अब इसके बाद इसमें संडे भी है, जैसे अटेंडेंस शीट में संडे कलर करके दिखाए थे, यहाँ पर भी संडे आप कलर कर सकते हो। संडे कलर करने के लिए मैंने लास्ट टाइम बताया था, एक बार फिर बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे माउस को रख लेना है मंडे के जस्ट नीचे और कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाना है, न्यू रूल पे यहाँ पे जाना है। न्यू रूल पे आप क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक फार्मूला है, यूज फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इसे सेलेक्ट कर लेना है
और एक फॉर्मूला यहाँ पे टाइप करना है, दैट इज इक्वल टू और ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ से लेना है मंडे और कंपेयर करना है संडे से। अब चूंकि मैं यहाँ पे कॉलम को हाईलाइट करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू हाईलाइट रो, तो कॉलम को हाईलाइट करने के लिए अल्फ़ाबेट से पहले का डॉलर हटेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी कॉलम आपको दिख रहे हैं सबके हेडर में क्या है, अल्फ़ाबेट्स है। क्योंकि रो के हेड में क्या होता है, नंबर्स होता है, बट कॉलम के हेड में क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स। अब यहाँ से फॉर्मेट में जाइएगा और यहाँ पे जो कलर आपको लेना है, फिल कलर लो, मैं रेड कलर ले रहा हूँ। और संडे जितने भी हैं वो सारे कलर करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर रहा हूँ। और ये फॉर्मेट पेंटर का यूज़ मैं आपको ऑलरेडी वर्ड में भी दिखा चुका हूँ। और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर को छोड़ना नहीं है, ड्रैगिंग करते हुए, प्रेस करते हुए बटन को लेकर के आना है। अगर आप बीच में छोड़ देते हो तो बीच में छोड़ने से होगा क्या कि कलर जो है, फॉर्मेट जो है नहीं बन पाएगा। तो मैंने छोड़ा नहीं, मैंने अभी तक लेफ़्ट क्लिक को दबाए हुआ है। जैसे मैं लेफ़्ट क्लिक को अब अगर छोड़ूंगा, चूँकि शीट हमारा कवर हो गया है, तो ये पूरी शीट के संडे कॉलम को कलर कर देगा। यस, अब मुझे हेडलाइन देना है तो यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करो, पूरा बड़ा शीट है। अब हेडलाइन देना है तो इसको सेलेक्ट किया, मर्ज किया, सेंटर किया, बोल्ड किया, बॉर्डर डाल दिया। रेड कलर का हमें लेना है यहाँ पे, तो यहाँ से हम 24 पे एम्प्लॉय अटेंडेंस विथ सैलरी स्लिप, इस प्रकार से मैं हेडिंग ले लेता हूँ और हेडिंग को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और बड़ा करने के बाद थोड़े स्ट्रॉन्ग बना लेता हूँ। ये रहा एम्प्लॉय अटेंडेंस विथ सैलरी स्लिप। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको दिख रहा है बढ़िया से। अब अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, क्योंकि शीट तो बन करके रेडी है। किसी को कोई डाउट है तो बता दो ज़रा, कहीं कोई डाउट? अंकित, शिवम, खुशी, गीता? सर हाँ। सब लेफ्ट